आप कैसी माँ हैं? अपने पोते की खुशी के लिए आप अपने बेटे की जान लेने पर उतर आई हो। आप इतनी नीच निकलोगी, मैंने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। अनिल अवनी की बाजू पकड़ते हुए और अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, चलो अवनी, इन बदतमीज लोगों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। इनसे बात करना तो ऐसा है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। ये तो मेरी गलती थी कि मैं समझ बैठा कि इनमें कुछ बदलाव आया है, लेकिन मैं बेवकूफ बिल्कुल गलत था। चलो यहां से, आओ गौतम, तुम भी चलो। वो विला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, इसके इकलौते हकदार सिर्फ तुम हो। जो करना हो अपने विला के साथ करो, मैं इन लालची लोगों के हाथ तुम्हारा विला बर्बाद होने नहीं दूंगा। गौतम, अवनी और अनिल दरवाजे की तरफ पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी अनिल पीछे मुड़कर गायत्री देवी की ओर उंगली उठाते हुए बोलता है, आप उम्र में बड़ी हैं, फिर भी आपको अपने बच्चों का ख्याल नहीं है, लेकिन बड़ा होने के नाते मुझे जरूर अपने बच्चों का ख्याल है। नील भी मेरे लिए अवनी की ही तरह है। वो विला तो मैं इसे बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरी जो भी जमा पूंजी है मैं वो उसे जरूर दे सकता हूं। मुझे सोचकर बता दीजिएगा कि आपको उसकी जरूरत है या नहीं। नील को अनिल, गौतम और अवनी तीनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने गायत्री देवी को उकसाने की कोशिश की। दादी साहब, आपने इनके ऊपर चाय फेंकी, बहुत बढ़िया किया, लेकिन उनकी गलती इतनी बड़ी है कि इतनी सी चीज से इसका बदला नहीं लिया जा सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन्हें यहां से जाने से रोक दें। इन्होंने आपकी बहुत बेइज्जती की है और मैं नहीं चाहता कि ये इतनी आसानी से यहां से चले जाएं। गायत्री देवी नील का इशारा समझ गई और वहीं से अपने गार्ड्स को कॉल पर बोलती है कि उन तीनों को गेट से बाहर जाने ना दिया जाए और पकड़कर वापस ड्राइंग रूम में लेकर आया जाए। गार्ड्स गायत्री देवी की बात मानकर बिल्कुल वैसा ही करते हैं। गौतम एक बॉडीगार्ड से बहस करते हुए कहता है, ये क्या बदतमीजी है, तुम हमें बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? बॉडीगार्ड गौतम की बात का कोई जवाब नहीं देता और उन तीनों को 3 अलग अलग बॉडीगार्ड पकड़ के गायत्री देवी के सामने पेश कर देते हैं और घर के दरवाजे पर गायत्री देवी के इशारों पर बाहर से ताला मार दिया जाता है। अब गौतम, अवनी और अनिल के पास वहां से जाने का कोई रास्ता भी नहीं बचता। सौरभ ने हंसते हुए कहा, अनिल, तुमने क्या सोचा कि मेरे बेटे को विला देने से मना करोगे और हम छोटे बच्चों की तरह तुम्हारी बात इतनी आसानी से मान लेंगे? मासा, ये लोग भी नमूने हैं। अनिल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था ना कि ये हमारे पूरे परिवार का विला है और मैं अपनी उस बात पर अभी तक कायम हूं। अच्छा, ये सब छोड़ो। पता है अनिल, नील वहां जल्दी ही शिफ्ट होने वाला है। शाम तक तो तुम्हारा सामान भी वहां से खाली हो जाएगा। हमने उस विला का गेट तो खुलवा ही दिया है, बस अब देर है वहां पर जाकर रहने की। सौरभ के मुंह से बंगले को खुलवाने वाली बात सुनकर गौतम को और भी गुस्सा आता है। गेट कैसे खोला? कीज तो मेरे पास है, क्या किया तुम लोगों ने? गौतम के सवाल का जवाब सौरभ दे इससे पहले ही नील बीच में कूद पड़ा। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हें क्या लगता है हम कच्चे नींबू हैं? बिल्कुल नहीं, हमने भी घाट घाट का पानी पिया है। वहां पर शांतनु नाम का तुम्हारा एक बूढ़ा चौकीदार है ना? गौतम के चेहरे का रंग उड़ गया। नील गौतम की पीठ पर थप्पड़ मारते हुए कहता है, ओ हेलो, कुछ याद आया या फिर मैं याद दिलाने में तुम्हारी मदद करूं? शांतनु का नाम सुनकर गौतम की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। शांतनु? लेकिन तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? वो तो मेरे बंगले की रखवाली करता है। क्या किया है तुमने उसके साथ? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। शांतनु के बारे में सुनकर गौतम को किसी खतरे का अंदाजा हो गया था, लेकिन गौतम को यूं परेशान देखकर गायत्री देवी, नील और सौरभ के चेहरे पर कोई शिकन तक न थी। वो तीनों एक दूसरे के चेहरे देखकर बहुत खुश हो रहे थे, जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। उन तीनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर इंसानियत जैसी कोई चीज ही न बची हो। नील ने माहौल में चिंगारी लगाते हुए कहा, अरे गौतम, अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारे चौकीदार का नाम लिया है। आगे ये सुनना पसंद नहीं करोगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से तुम्हारे उस वफादार चौकीदार ने हमें अंदर जाने दिया? गौतम की एक खास बात थी, जितना ज्यादा गुस्सा उसके अंदर बढ़ता जाता उतना ही ज्यादा वो बाहर से शांत दिखने लगता था और इस वक्त सिर्फ गौतम की आंखें उसका गुस्सा बयां कर रही थी। लेकिन नील इस वक्त अपने खुद के मजे में इतना मसरूफ था कि उसे गौतम का गुस्सा नहीं दिख रहा था और वो बहुत नाटकीय अंदाज में गौतम को चिढ़ाते हुए कहने लगा,
तो हुआ यूं कि हम तुम्हारे बंगले पर पहुंचे और वहां हमने शांतनु से कहा कि हम तुम्हारी पहचान वाले हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, और तुम्हारा नाम सुनकर उसने हमें इज्जत भी बहुत दी। लेकिन जब हमने उससे कहा ना कि हमें विला के अंदर जाने दो, तब उसने साफ इनकार कर दिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।